नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टार्ट किया था, है ना। और मैंने ये बता दिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे, कुछ न्यूमेरिकल छोड़ दिए थे, उसको अपन स्टार्ट करते हैं, आज से कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, तो मैंने आपको ये बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पे, है ना, डिपेंड नहीं करती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब कुछ ग्राफ देखते हैं हम लोग। देखिए, एक रिलेशन लिख रहा हूं मैं कि के ई मैक्स जो होता है वो ई वी नोट के इक्वल होता है। यहां पे वी नोट को हम क्या नाम देते हैं? उसको अपन नाम देते हैं स्टॉपिंग। वी नोट को कहते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या थी, अगर आपको ध्यान हो तो ई माइनस डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू के ई मैक्स थी। यहां से ई की जगह रख देता हूं मैं एच न्यू, इसकी जगह लिख देता हूं एच न्यू नोट इज इक्वल टू के ई की जगह रख देता हूं मैं ई वी नोट। ठीक है, यहां से वी नोट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कितनी आएगी? एच अपॉन ई म्यू, और ये आएगा एच अपॉन ई न्यू नोट। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो हमारे पास जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए, ये ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वी नोट हो गया और ये म्यू हो गया। ठीक, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन थी वी नोट इज इक्वल टू एच अपॉन ई म्यू माइनस एच अपॉन ई म्यू नोट। तो ये हो गया वाई एक्सिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा क्या, एम एक्स माइनस सी। तो ग्राफ की जो इक्वेशन बनेगी वो एम एक्स माइनस सी की बनेगी, जिसके अंदर से m मेरा प्लस है, c मेरा माइनस है, इसलिए जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर c की अगर मैं बात करूंगा, c मतलब इंटरसेप्ट, वो कितना बनेगा? h अपॉन ई म्यू नॉट। और m की अगर मैं बात करूंगा तो m इजिकल टू कितना आएगा? h अपॉन ई। ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आप y एक्सिस पर v नोट के ले लें और x एक्सिस पर हम म्यू को ले लें तो ग्राफ क्या बनेगा? तो ग्राफ ये बनेगा, और जो स्लोप होगी उस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? h अपॉन ई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो था ग्राफिकल पोर्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल की तो कैसे बनता है, देखिए कि इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऐसे कर देते वेवलेंथ, इफ वेवलेंथ ऑफ incident light is 310 nanometer and work function of the metal is 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड के ई मैक्स, यानी अपन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए, तो अब आपको क्या दे रखा है? लैम्डा दे रखी है इंसिडेंट लाइट की कितनी? 310 नैनोमीटर। इसको अगर मैं एंगस्ट्रॉम में चेंज करूंगा तो 3100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ठीक है, अब E इज इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा। एच सी की वैल्यू रखेंगे 12400 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा की जगह क्या रखेंगे? 3100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, तो 124 अपॉन 31 ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है, अब वर्क फंक्शन आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इक्वेशन क्या आती? E माइनस डब्ल्यू नोट इजिकल टू क्या आता? के ई मैक्स। यहाँ से E की बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, डब्ल्यू नोट की बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये आएगा मेरे पास के ई मैक्स। तो यहाँ से के ई मैक्स की अगर मैं बात करूँगा तो के ई मैक्स इजिकल टू बोलो कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट।
तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है ना। इसके बाद अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड वर्क फंक्शन आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो पूछ रहा क्या है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास इंसिडेंट एनर्जी, जो इंसिडेंट लाइट है, उसकी अगर आपको एनर्जी और वर्क फंक्शन जो है वो इक्वल कर दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे, देखिए रिलेशन होता है E माइनस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E और डब्ल्यू नॉट कह रहा है इक्वल एक दूसरे के, तो यहाँ हो जाएगा के ई मैक्स जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। के ई मैक्स कितना हो जाएगा, 0। तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू आएगा 0। यहाँ से वी मैक्स जो इक्वल की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो उसके पास प्रॉपर वेलोसिटी नहीं होगी, और अगर प्रॉपर वेलोसिटी नहीं होगी तो वो किसी भी टाइप की फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था हमारा, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं हम लोग वो है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा, देखिए अगला टॉपिक है क्वांटम नंबर। नाउ व्हाट इज क्वांटम नंबर। देखिए जैसे हर किसी इंसान का एक घर है, वो पर्टिकुलर किसी जगह पे रहता है, तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे उसकी कंट्री पता होनी चाहिए, उसका स्टेट पता होना चाहिए, उसका डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, पिन कोड, गली नंबर, ये पता होना चाहिए। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो किसके थ्रू मिलती है हमें, क्वांटम नंबर्स के थ्रू, कि इलेक्ट्रॉन का घर क्या है, कैसे रहता है ना, ये सारी उसकी एनर्जी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं एक बार कि मान लेते हैं मेरे पास एक कंट्री है और आपको पता है कि कंट्री जो होती है वो बहुत सारे स्टेट से मिलकर बनती है, और स्टेट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनती है, और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस इंसान के पास हमें खत लिखना है या चिट्ठी लिखनी है उसका पिन कोड वगैरह गली नंबर हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 स्टेप्स रिक्वायरमेंट है। 4 स्टेप्स तब तक पता नहीं होंगे जब तक वो हमें मिलेगा नहीं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेल होता है, शेल बोलते हैं या क्या बोलते थे, ऑर्बिट। इसी टाइप से शेल के बाद आता है क्या, सबशेल। सबशेल के बाद कौन आता है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो ये स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, वैसे किसी इंसान के पास पहुंचना है तो ये स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए। अब क्वांटम नंबर क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है, किस किस की, हर स्टेप पे क्वांटम नंबर बनाई गई है। जैसे अगर मैं बात करूं शेल की, तो शेल की जो क्वांटम नंबर है उसका नाम क्या है, उसको अपन नाम देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ऐसे सबशेल के लिए जो क्वांटम नंबर होती है उसको हम नाम देते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं एल। फिर थर्ड नंबर पे आती है, इसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और लास्ट हमारे पास आता है, इसको अपन कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको अपन डिनोट करते हैं एस से। हर एक स्टेप पे क्वांटम नंबर बनाई गई है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या काम है, तो वो शेल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है। ऐसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या काम है, तो वो सबशेल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है। ऐसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में देती है, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में जानकारी देती है। तो इस तरीके से हर लेवल पे क्वांटम नंबर बनाई गई है। तो आपसे पूछे कि कितने टाइप की क्वांटम नंबर होती है, तो 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। देखिए तो यहां लिख रहा हूं मैं प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? तो इट टेल्स अबाउट शेल, एनर्जी ऑफ शेल ऐसे लिख देते हैं। इट टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ शेल ऑब्लिक ऑर्बिट। ऑर्बिट या शेल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कौन देती है हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब आगे क्या कहती है ये कहती है कि जो शेल होता है, शेल उसको अपन इस पार्ट में डिवाइड करते हैं के एल एम एन ऐसे। तो इसने कहा कि अगर आपके पास में पहला शेल है, अगर आपके पास में फर्स्ट शेल है तो उसको डिनोट करेंगे के से, सेकंड शेल है तो उसको डिनोट करेंगे एल से, थर्ड शेल है तो डिनोट करेंगे एम से, ऐसे फोर्थ शेल है तो डिनोट करेंगे एन से, ऐसे फिफ्थ शेल है तो डिनोट करेंगे ओ से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सबसे पास में फर्स्ट शेल होगा तो ये के हो गया, ऐसे ही सेकंड शेल हो जाएगा एल इजिकल टू 2, ऐसे ही थर्ड शेल हो जाएगा एम इजिकल टू 3। तो शेल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि हर शेल के अंदर सब शेल होता है। ठीक है, तो दूसरी क्वांटम नंबर क्या होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? ये बताती है इट टेल्स अबाउट साइज एंड शेप ऑफ सबशेल। ये सबशेल के बारे में बताती है। और सबशेल होते किसके अंदर है? तो सबशेल शेल के अंदर होते हैं। शेल के अंदर कौन है? सबशेल के अंदर भी कौन है? ऑर्बिटल। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है ये कहता है कि सबशेल को अपन कैसे बोलते हैं? जैसे एस सबशेल, ऐसे पी सबशेल, ऐसे डी सबशेल होता है और ऐसे एफ सबशेल होता है। और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप, एस पी डी एफ, आगे जी एच आई ऐसे बना सकते हैं। आगे ये कहती है कि एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद रखनी है। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1, डी सबशेल के लिए 2 और एफ सबशेल के लिए 3 होती है। तो ये वैल्यू होती है एल की। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी सबशेल के लिए 1 होती है, डी सबशेल के लिए 3 होती है और एफ सबशेल के लिए डी सबशेल के लिए 2 होती है और एफ सबशेल के लिए 3 होती है। ठीक है, आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट ये है कि एन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एल से। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल हमेशा बड़ा होगा एल से। यानी एन और एल ना तो कभी इक्वल हो सकता और ना ही एल कभी बड़ा हो सकता, हमेशा एन बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? इससे हमें यह हेल्प मिलेगी कि जैसे अगर मैं बात करूं शेल मेरे पास 1 है, फर्स्ट शेल का मतलब क्या होता है? तो बताइए एल की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? तो अगर शेल मेरा 1 है तो एल की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, वो होती है 0। क्यों 0 हो सकती है? 0 इसलिए हो सकती है क्योंकि एन और एल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो एन की 1 वैल्यू के लिए एल की सिर्फ 0 वैल्यू पॉसिबल है और इसको मिलाकर मैं लिख देता हूं 1s। क्यों लिखा मैंने 1s? क्योंकि एन तो 1 है और एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? एस के लिए, तो 1s हो जाएगा। ऐसे n इजिकल टू 2 है यानी l हो जाएगा। तो बताइए l इजिकल टू 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो बताइए क्या होगा? अब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि n की 2 वैल्यू के लिए l की 2 वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि n और l कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए यहां मैं क्या लिख सकता हूं? 2s और क्या लिख सकता हूं? 2p। अगर मैं बात करूं n इजिकल टू 3 तो ये किसके लिए होगा? m के लिए। तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? 3s 3p और क्या बन जाएगा? 3d बन जाएगा। 3 नहीं हो सकती l की वैल्यू क्योंकि n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ऐसे अगर n 4 है तो ये हो जाएगा n, l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इसका मतलब 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है, 4f हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब अगर आप गौर करके देखेंगे तो एक बात समझ में आ रही है कि जितने शेल बन रहे हैं ना उतने ही सबशेल हैं। जैसे पहले शेल में एस सबशेल, दूसरे शेल में एस और पी सबशेल, तीसरे शेल में एस पी डी सबशेल और चौथे शेल में एस पी डी एफ सबशेल। तो जितने शेल हैं उतने ही सबशेल बनेंगे। तो यहां से एक पॉइंट समझ में आया हमें, क्या? कि शेल के अंदर सबशेल होते हैं ना,
तो जितने शेल होंगे उतने ही क्या होंगे, सब शेल, यानी ये n के बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने बोला फिफ्थ शेल, तो सब शेल भी कितने होंगे, 5, S P D F G ऐसे। तो जितने सब शेल होंगे और जितने शेल होंगे उतने ही सब शेल होंगे। अगर शेल अगर 2 है तो सब शेल भी 2 होंगे। कौन कौन से, S और P। इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आती है हमारी, तीसरे नंबर पे जो क्वांटम नंबर आती है उसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीसरे नंबर पे आती है। इसको हम डिनोट करते हैं m से। अब m बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखिए m की वैल्यू -L2 + L तक होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अच्छा है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा मेरे पास ध्यान से। m हमें बताता क्या है, तो m बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब है ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसा है, उसका 3D अरेंजमेंट कैसा है, ऑर्बिटल कैसे दिखता है। जैसे एस ऑर्बिटल की बात करें तो आगे स्फेरिकल बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो 3D अरेंजमेंट है बेसिकली ऑर्बिटल का, बात समझ में आ रही है। और इसी m को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल अगर निकालना है तो -L से +L तक की वैल्यू होती है। जैसे फॉर दी एग्जाम्पल, समझिएगा मेरे पास ध्यान से, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास S सब शेल है। अब आपको पता है कि S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो बताइए L अगर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है M भी 0 हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं P सब शेल, तो P सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1। अब M की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो पढ़ो -L से लेकर +L। तो M की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, -1, 0 और +1। -L से लेकर +L, तो L अगर 1 है तो -L से +L में हो जाएगा -1, 0 और +1। इसका मतलब P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। P सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3। ऐसे ही इसके अंदर S सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। चलिए और देखते हैं एक बार। मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है D सब शेल, तो D सब शेल के लिए L की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 2। तो M की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो L अगर 2 है तो -L से लेकर +L के बीच में क्या क्या हो सकता है, -2, -1, 0, +1 और +2। इसका मतलब D सब शेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5। तो D सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। ठीक है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं F सब शेल के लिए। तो F सब शेल है, L = 3 आएगा। तो M की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो M की वैल्यू हो सकती है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो देखिए कितनी हो जाएगी वैल्यू, टोटल कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, 7। तो F सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। F सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से -L से लेकर +L तक हम निकालते हैं और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है। बात समझ में आ रही है ना। आगे देखिए, अगर मैं तीनों को मर्ज कर दूं, शेल, सब शेल और ऑर्बिटल को, तो देखिए सपोज करें पहले, या देखिए जैसे मान लेते हैं मेरे पास n बराबर 1 है। n बराबर 1 मतलब k, यानी n बराबर 1 शेल। अब मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर सब शेल की, तो सब शेल जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास कितना, तो अभी मैंने बताया कि n बराबर 1 के लिए L की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि n और L कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो सब शेल कौन सा हो जाएगा, S, यानी दोनों को मिलाकर मैं लिख देता हूं 1s। ठीक। इसके बाद अभी मैंने बताया L 0 के लिए M भी 0 हो सकता है। तो 1s के पास कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, केवल 1। ये 1s हो गया। समझ गए मेरी बात। चलिए एक बार अगले पे अप्रोच करते हैं। जैसे n बराबर 2 है, यानी कौन सा शेल हो गया, L। ठीक है, ये L शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया। तो L की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, L की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। 0 का मतलब 2s, 1 का मतलब 2p। अब निकालनी है मुझे M की वैल्यू। तो S के लिए M की वैल्यू 0 और P के लिए अभी बताई थी मैंने, P के लिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, 0 और कितना हो जाएगा, +1। बात समझ आ रही है। तो मुझे बताइए सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल हो गए, ये शेल, ये सब शेल, ये ऑर्बिटल। तो सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। कौन कौन से, 2s का 1 और 2p के कितने हो जाएंगे, 3। तो सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 4।
इसके बाद मैं बात कर रहा हूं थर्ड शेल की, तो n बराबर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा m शेल। तो l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, l 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अगर मैं बात करूं m की, तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, इसके लिए कितनी होगी -1 0 और +1, और इसके लिए -2 -1 0 +1 +2। तो ये तो हो जाएगा मेरे पास कितना 3s, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3p, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3d। दिस इज 3d। अगर आप गिनेंगे टोटल ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब थर्ड शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 9 ऑर्बिटल होते हैं। थर्ड शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 9 ऑर्बिटल होते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं चीजों को समराइज कर दूं तो सिंपल सी बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको शेल के अंदर सब शेल निकालने हैं तो जितने शेल होंगे उतने ही सब शेल होंगे, और अगर आपको शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने हैं, शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा n²। और अगर आपको शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 2n²। समझ गए मेरी बात। ऐसे ही अगर आपको सब शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2l+1, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं सब शेल के अंदर तो इसका फॉर्मूला होता है 2 और ब्रैकेट में आता है 2l+1। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वांटम नंबर और पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे अपन अलग अलग रूल्स का और ये क्वांटम नंबर कैसे काम आएगी उसका। ठीक है, इसके एप्लीकेशन जो है फोर्थ इसके अंदर आता है, हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बताती है, स्पिन के बारे में बताती है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन की दो टाइप की स्पिन हो सकती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर बात करूं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का रोटेशन अपर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हो। अगर आपने क्लॉकवाइज को अपर माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को लोअर मानेंगे, और अगर आपने लोअर माना है तो इसको अपर मानेंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे बस। ऐसे ही इसको अगर मैं +½ लिखूंगा या फिर और लगा के -½ अगर आपने इसको +½ मान रखा है तो इसको -½ माना जाएगा, और अगर -½ मान रखा है तो +½ माना जाएगा। मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहे मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा रोटेशन। जैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे एक बच्चे ने इसको +½ माना है तो इसको भी +½ मानना पड़ेगा उसको, और इसको भी +½ मानना पड़ेगा, तो टोटल स्पिन हो जाएगा 3/2। लेकिन उसी बच्चे ने, मतलब दूसरे बच्चे ने इसको एंटी क्लॉकवाइज माना है तो -½ मान सकता है वो, यहां भी -½ मान सकता है, इधर भी माइनस। तो अब की बार आंसर कितना हो जाएगा, -3/2। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा प्लस या माइनस। तो ऑप्शन में आपको ऐसे ही ऑप्शन देगा, कैसे, या तो ऑप्शन लिख के देगा +3/2 और लगा के लिख के देगा -3/2। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, आपको जो मर्जी वो मान लो। बस ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्लॉकवाइज +½ माना है तो एंटी क्लॉकवाइज को -½ मानना पड़ेगा, और अगर क्लॉकवाइज को आपने -½ माना है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज को आपको +½ मानना पड़ेगा। मतलब आपके मानने पर है। बात समझ में आ रही ना। सेम स्पिन के लिए सेम क्राइटेरिया चलेगा, सीधी बात तो ये है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर थी, 4 टाइप की क्वांटम नंबर थी, चारों टाइप की क्वांटम नंबर मैंने समझा दी। अब इसका यूजेस कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।